सर सभी आ चुके हैं, आप कंटिन्यू करें। ठीक है। आज के इस तकनीक के युग में भी व्यवधान हो जाता है, क्योंकि जूम की कुछ लिमिट है मेरे ख्याल से 40 मिनट की। 40 मिनट बाद वो अपने आप बंद हो जाते हैं। सर गूगल मीट पे कोई लिमिट नहीं है, आप गूगल मीट की सेटअप कर लीजिए, क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। सर इसका हमने पेड वर्जन के लिए पे कर चुके हैं, आज मिल जाना चाहिए था, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं आया। नहीं तो हम सारा दिन भी करते ना, तो भी हमारे को कोई हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर कर लीजिए, कोई बात। चलिए ओके, अब आगे शुरू करें हम शर्मा जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल करिए जी सर, आनंद आ रहा है। चलिए, मैं बोर तो नहीं कर रहा ना बहुत ज्यादा? अरे रे सर, प्लीज शर्मिंदा नहीं करिए। सर आपको सुनने के लिए तो आगे बैठे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या अमृत अंदर घुल रहा है। आपके शब्दावली, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, दोनों क्लास है। सर जब आप कहेंगे तो उस समय पीपीटी भी शो कर दी जाएगी। वैसे तो आपने मुझे लगता है सर, क्योंकि आपके मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, वैसे आज तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पीपीटी की। अब कल को अगर जरूरत होगी तो बात करेंगे, हम फिर यूज कर लेंगे, या अगर अनुरोध होगा तो हम यूज कर लेंगे। आज छोड़िए पीपीटी, आज जरूरत नहीं है। अरे सर, आज तो समुद्र के गोते लगाने दो, तभी तो सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो हमको मेजर करने की बात थी, नापने की बात थी, तो मेल और फीमेल की बात तो आपने सुन ली है ना। ये उंगलियां जो है हमारी, ये हथेली अगर जितना आ रहा है 9 इंच या 8 इंच मेल और फीमेल के केस में, 5.5 फीट के जो भी हो, तो उसका आधा है, तो ये सामान्य है। आधे से हाँ, कि सभी अगर टेलीग्राम डाल लेंगे अपने मोबाइल के अंदर, लैपटॉप में, तो जो ये हमारी वीडियोस हैं जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपस में शेयर भी कर सकेंगे। यानी कि हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं, अगर मान लो हमारा वो ज्ञान कहीं रुकता है, तो वहां से आप दोबारा से उसको बार बार चेक करके, सुन के, देख के आप उसको रिपीट कर सकते हैं। टेलीग्राम में मैं ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है जी सर, हम करते हैं इसको डाउनलोड। चलिए, ये भी एक रास्ता वर्मा जी ने बहुत अच्छा बता दिया, और मैं आपको एक कुछ और टिप दे दूंगा, पर आज नहीं देना चाहता, लेकिन आप जित कहेंगे, अगर आप कहेंगे तो फिर मैं शेयर भी बता भी दूंगा अभी। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि इससे आपको बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री के बारे में मिलेंगी, जो मेरे रिकॉर्ड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे फिर उसके बाद। बिल्कुल मिल जाएंगे सर। चलिए, अच्छा, अब हम बात कर रहे थे हथेली को नापने की, और मेल या फीमेल जो भी हो 5.5 फीट की हो, 5.5 फीट के हो, उसका ये अंगूठे से छोटी उंगली के बीच का 9 इंच और उसका आधा इंच हमने नाप लिया, आधा कर लिया उसको, तो 4.5 इंच मेल के केस में, 4.5 इंच फीमेल के केस में यह हथेली अगर आती है कलाई से, जहां जो सबसे बड़ी उंगली है जिसको बीच की उंगली कहते हैं, इसका अगर लंबाई है तो इसको सामान्य कहा गया है। इससे छोटे है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। फल कथन अभी हम करेंगे। अब उसके बाद दूसरी बात थी उंगलियों को नापने की। उंगलियों के लिए भी उन्होंने कहा है कि इसकी जो आधी है, जो मेजर हमने जान लिया है, इसका आधा हिस्सा जो सबसे बड़ी उंगली है, अगर आधे उसके बराबर है तो ये उंगली सामान्यतः, यही जो बीच की उंगली है बड़ी होती है। सामान्यतः मैं कह रहा हूं, मेजॉरिटी केसेस में ऐसी ही है, यही उंगली बड़ी होती है। लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है, कभी कभी इसके अलावा बाकी उंगलियां भी या और कोई उंगली भी इसके बराबर या बड़ी देखी गई है। पर वो जब मैं सामान्यता कह रहा हूं तो यस, वो मेजॉरिटी केसेस में यही होता है, लेकिन एक्सेप्शन दूसरे में भी होती है। कभी कभी आपको कम उंगलियां मिल रही हैं, अधिक मिल रही हैं, तब भी हम उसका विचार ऐसे ही करते हैं। तो ये बीच की उंगली जो सबसे बड़ी उंगली है, ये भी अगर उसके आधे के बराबर हो, मेल फीमेल जो भी केस है, तो इसको सामान्य माना गया है। और अगर छोटी है तो उससे छोटा, बड़ी है तो बड़ा। ये उसके उंगली नापने के लिए, एक उंगली को नापने के लिए, मेजर करने के लिए ये प्रिंसिपल है जो हथेली का था। अब बाकी उंगलियां, उसके अलावा 3 उंगलियां हमारे पास और है, कुल उंगलियां तो 4 हैं। अंगूठा भी नापना है हमने, अंगूठा 5वां है। तो तब कहा गया है, तब बताया समुद्र ऋषि ने कि ये जो बीच की उंगली है, इसको
इसके साथ हम पहली उंगली को, अंगूठे के साथ वाली उंगली को, इसका नाम अभी हमने नहीं जाना, नाम इसके बाद हम आएंगे, इस उंगली को इस के साथ सटा लें। और यदि ये इसके ऊपर का हिस्सा, क्योंकि उंगली में आप देखेंगे ज्यादातर ये दो जगह मुड़ती है, 3 हिस्से पाए जाते हैं। ऊपर के हिस्से में, ऊपर के हिस्से से मतलब है मेरा, जिसको पहला पोर कहते हैं, जहां पर जिस हिस्से में नाखून होता है, उस नाखून के अगर आधे तक ये उंगली आती है, पहली उंगली, ध्यान देने की बात है, तो यह उंगली सामान्य मानी गई है। और आधे से ऊपर हो जाए, उस उंगली के बराबर हो जाए, या आधे से थोड़ी ऊपर हो जाए, उसके बराबर ना भी हो, तब भी यह पहली उंगली, अंगूठे के साथ वाली उंगली लंबी है। और अगर उसके ऊपर के हिस्से के जिसमें नाखून है, उस पोर के उस हिस्से से आधे से नीचे रह जाए, तो यह उंगली छोटी मानी जाती है, इसका नाम छोटी उंगली। और इसी तरह जो बड़ी उंगली है, उसके बगल में जिसको दूसरी उंगली है, उस उंगली को इसी तरह बिल्कुल जो पहली उंगली मिलाई ऐसे मिला लें। इसको भी नापने का बिल्कुल वही तरीका है कि इसके जो बड़ी उंगली है, बीच वाली उंगली है, इसके आधे के हिस्से तक ये अगर टच करती है तो यह नॉर्मल है। आधे से बड़ी हो जाती है, ऊपर निकल जाती है, तो लंबी उंगली है। आधे से नीचे रह जाए, छोटी रह जाए, तो ये छोटी उंगली है। अब 3 उंगलियां आपने नाप ली, समुद्र ऋषि ने जैसे आदेश दिया था। अब एक जो सामान्यतया नॉर्मली यह जो सबसे आखिरी उंगली है, मेजॉरिटी केसेज में, 90+ केसेज में यह छोटी ही होती है। इसको कनिष्ठिका भी कहते हैं, या सबसे छोटी उंगली समझना, कहीं कहीं तिल्ली उंगली भी इसको कहते हैं। तो ये छोटी उंगली को नापने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसके लिए इसके साथ की जो उंगली है, जो कनिष्ठिका है, इसके साथ की जो उंगली है, इसके साथ सटा लेते हैं, मिला लेते हैं। और ये जहां से इसका ऊपरी हिस्सा, ऊपरी पोर अलग हो रहा है, जिसमें नाखून है, पहले वाले केस में क्या था कि इसके आधे तक हमने नापते थे, अभी आधे तक नहीं नाप रहे हैं। जहां से शुरू हो रहा है, जहां से गांठ है, जोड़ मोड़ शुरू होता है, वहां तक अगर ये छोटी उंगली टच करती है, उसको टच कर जाती है, तो यह उंगली सामान्य है। और उसको टच करके आगे निकल जाती है, उससे बड़ी है, तो यह छोटी उंगली भी बड़ी है। और अगर उससे छोटी रह जाए तो यह छोटी है। उंगलियों का और हथेली का नाप तो हमने ले ली। फल मैं इसके बाद वो बताता हूं। अब हमारे पास एक कुछ और रह गया हथेली में नापने के लिए। क्या रह गया? अंगूठा, थंब जिसको हम कहते हैं। अच्छा, उंगलियों को फिंगर और ये हथेली को पाम हम कहते हैं। एक रिक्वेस्ट और है, कुछ शब्द यदि हिंदी के मैं क्लिष्ट बोल देता हूं या अटपटे से हो तो आप मुझे पूछ लेना, मैं उसको फिर बाइलिंगुअल कर लूंगा, या थोड़ा सरल शब्द यूज कर दूंगा, या इंग्लिश का शब्द वर्ड यूज कर लूंगा। तो इसके बाद जो हमारे पास अंगूठा, अंगूठे को थंब भी कहते हैं। एक बात पहले कह दूं, चल रही है, ठीक है, समझ आ रही है सब, ठीक है, थैंक यू। अब अंगूठे को एक बात अंगूठे के लिए कह दूं, अंगूठे को हथेली का राजा भी कहा है, किंग ऑफ पाम भी कहा है। क्यों किंग ऑफ पाम कहा है इसका तो हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहली बात है आज इसको नापने की। समुद्र ऋषि ने इसको नापने के लिए जैसे उंगलियों को नापा, हथेली को नापा, उसी आधार पर थोड़ा सा अलग विधि बताई। ये विधि क्या है? अंगूठे को हम पूरा मिला लें ऊपर, और जहां ये पहली उंगली, अंगूठे के साथ की जो पहली उंगली है, उसका नीचे जहां से शुरू होती है, अलग से अंगूठा है, जड़ शुरू होता है इस उंगली का, इसके आधे वाले भाग तक यदि अंगूठा पहुंच जाता है तो ये इसको सामान्य अंगूठा कहा है। और आधे से नीचे रह जाए तो अंगूठा छोटा है, आधे से ऊपर रह जाए तो अंगूठा बड़ा है। इस तरह की विधि, इस तरह की बातें उन्होंने, समुद्र ऋषि ने इस हस्त संजीवन में सामुद्रिक शास्त्र नामक ग्रंथ में बताई हैं। अब इसमें कुछ दिक्कत आई, और बहुत ईमानदारी से अगर मैं कहूं, मैंने भी इतना ही पढ़ा था, मुझे भी इतना ही पढ़ाया गया था जितना मैं अभी तक आपको बता रहा हूं। एक मेरे मित्र हैं, वो अगर प्रैक्टिकल करेंगे कभी तो मेरे कहने पर वो जरूर आएंगे, और उनको सिमी जी भी जानती हैं, मनोज जी भी जानते हैं, और मेरे तो परम मित्र हैं ही। परम मित्र होने का एक रीजन भी यह है कि हमने कभी ज्योतिष और पामिस्ट्री साथ साथ पढ़ी थी, और हम बहुत सालों से साथ इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर हमने प्रैक्टिकल किया, फिर हमने बातें की। अचानक
उनके दिमाग में खोजी दिमाग था, वो प्रैक्टिस करते हैं, अभी रिटायर हो गए, इंडियन ऑयल से वकील हैं, वकालत करते हैं, और मैं अपना धर्म कर्म पूजा पाठ यही कुछ करता हूँ, कुछ सेवा भी करता हूँ रोजी रोटी के लिए। तब हमने जब खोजबीन की, हमने कहा इसमें एक चीज देखिए भारत जी, 5.5 फीट का इंसान तो ठीक है, मेल फीमेल तो ठीक है, अगर वो 5 फीट 6 इंच के बदले 5 फीट 8 इंच हो, 5 फीट 4 इंच ही रह जाए, या 5 ही फीट रह जाए, या 6 फीट हो जाए, 6.5 फीट हो जाए, एक्सेप्शनली दुनिया में कोई 7 फीट का हो, तब हम कितना नापें? तब यह अंगूठे से छोटी उंगली के बीच का इसका मेजरमेंट क्या हो? इसका उत्तर एक बहुत विशिष्ट विद्वान है, उन्होंने देने की कोशिश की है, और हो सकता है जब हमारी बात हुई हो उसके बाद उन्होंने दिया हो या उससे पहले दिया हो, मैं ये तो नहीं जानता। प्रोफेसर दयानंद वर्मा है, मैं उनका नाम भी आपको बताता हूँ। उन्होंने अपने पुस्तक में इसके बारे में कुछ लिखा है। अब वो कहते हैं 1-1 इंच अगर हाइट बढ़ती है 5.5 के बाद, या 1-1 इंच घटती है, तो आप लगभग इतना मेजर कर लीजिए। वो बात अक्सर सा जब हमें प्रैक्टिकल किया, चेक करने की कोशिश की, वो सही और सटीक नहीं बैठती थी। उसके फल छोटे बड़े के रूप में नहीं मिलते थे, और इस छोटे बड़े होने का, हाथ का, हथेली का, उंगली का, अंगूठे का, नाखूनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेखाओं का भी छोटे बड़े का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो बातें सही नहीं आती। उन्होंने प्रैक्टिकली पूरा बहुत मेहनत करके, वर्मा जी ने, दयानंद वर्मा जी ने बहुत मेहनत तो की, पर फल में नहीं आता था। तब हमने एक बात सोची विचारी, और हम कम से कम 2 लोग तो इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं। और अब तक मैंने जहां जहां भी जिस चीज को भी फार्मेसी पढ़ाई है, मैं वो सामुद्रिक शास्त्र की बातें तो पूरी बताता हूं, और अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिस थ्योरी को अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको जरूर बताता हूं, और उसी को यूज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए इंसिस्ट भी करता हूं। आपसे भी वही प्रार्थना मैं कर रहा हूं। अब उसमें क्या था, मैंने बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी बात देखी, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तो इंडियन हैं। जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय हमारा कुछ भी हो, हम देखते हैं हिंदुस्तान में राजस्थान और पटियाला के लोग कंपैरेटिवली उनकी हाइट अधिक होती है, मेजॉरिटी केसेस में। नॉर्थ ईस्ट के लोग, पहाड़ों के लोग, उनकी हाइट कंपैरेटिवली कम होती है। जैसे साइज के पेरेंट्स हो, बच्चों की हाइट भी मेजॉरिटी केसेस में, अधिकांशतः लगभग वैसी ही होती है। पेरेंट्स की जितनी हाइट हो, लंबे हैं तो बच्चे कभी उनसे लंबे निकल जाते हैं, छोटे हैं तो और छोटे हो जाते हैं। तब वो 5.5 फीट वाला और 1-1 इंच कम ज्यादा वैल्यू एडिशन कर देने वाला, वो बात कुछ सटीक नहीं बैठी। फिर हमने एक विचार किया, एक निर्णय किया, मैंने अपने पुस्तक में भी शायद उसको लिखा है, कि ये मेथड तो यही रखेंगे, अंगूठे से छोटी उंगली के बीच का हिस्सा तो हम नापेंगे तो यही, लेकिन ये बजाय 5.5 फीट रखना, 6 फीट रखना, 1-2 इंच कम रखना, ज्यादा रखना, ये कुछ नहीं है। हम नाप लेंगे, ये 5 इंच हो या 8 इंच हो या 10 इंच हो या 12 इंच हो, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़े हाथ भी देखे हमने, 12 इंच तक भी देखे हैं, उसको छोड़ देंगे तो जितनी भी लंबाई है इसका ठीक आधा कर लेंगे। मेल या फीमेल का कोई डिफरेंस नहीं, कोई गैप नहीं, इसका आधा करके इसी पैटर्न से, इसी पद्धति से हम हथेली को और ये मिडिल फिंगर को नाप लेंगे, तो हमारी लंबाई समझ में आ जाएगी, छोटी बड़ी सामान्य, हम इसी पद्धति को यूज करेंगे। बाकी इन तीनों उंगलियों के पद्धति में कोई बदलाव नहीं। एक और हमने वैल्यू एडिशन इसमें करने की कोशिश की है कि अंगूठे के नाप के लिए, अंगूठा अगर मिडिल तक आ रहा है इस नीचे वाले पोर के, पहली उंगली के, तो इसको सामान्य बताया गया है समुद्र शास्त्र में। तो इसमें हमने वैल्यू एडिशन किया कि यदि अंगूठा इस अंगुली को छू जाता है, क्योंकि रिजल्ट प्रैक्टिकल करते हुए ही आए, छू जाता है तो नॉर्मल के उसके रिजल्ट मिले हैं। अगर छूने के बाद आधे तक आ जा रहा है, उससे आगे निकल रहा है, तो उसके बड़े अंगूठे के लक्षण हैं, बड़े अंगूठे के फल हैं। तो इस तरह से हमने इसमें वैल्यू एडिशन किया। ये नापने की हमने पद्धति देखी, इसको हमने इंप्लीमेंट किया, और इसको विचार करने के बाद हमने कई जगह, कई बार क्लासेज में भी, प्रैक्टिकल करते हुए भी,
जेल में भी हमने निरीक्षण परीक्षण किया, बीमारों का भी कुछ परीक्षण किया, या कई कॉन्फ्रेंसेज में भी हमने देखे, चाहे व्याख्यान के रूप में हो, चाहे हस्तपठन हो, बताना हो। तो ये जब हमने प्रैक्टिकल किया, यह बात अधिक सटीक हमको आज की डेट में समझ में आई। ये हमारा हथेली नापने का एक तरीका। अब नापने के लिए मतलब क्या है, क्यों हमने इनको नापा, इसके फल कथन की बात कहें, शॉर्ट में मैं आपको फल कथन बताता हूं। जिस भी जातक का हथेली, उंगलियां, अंगूठा सामान्य लंबाई के हैं, उनके शारीरिक क्रियाकलाप, फिजिक ऑफ द बॉडी, उनके लक्षण, उनकी थिंकिंग, उनके थॉट, उनका प्रोग्रेशन, उनका अचीवमेंट, उनका फेल्योर, कुछ भी हो, वह सामान्य स्थिति का ही है। बहुत अधिक विकसित भी नहीं, बहुत अधिक डल भी नहीं, बहुत अधिक हाइपर भी नहीं, बहुत अधिक सेटिस्फाइड भी नहीं, और डिससेटिस्फाइड भी नहीं। ये उनके लक्षण होते हैं। और यही यदि हथेली छोटी हो, हथेली बड़ी हो, सामान्य की बात तो हमने कर ली, छोटी और बड़ी के लक्षणों में बड़ा फर्क है, बहुत धरती आसमान का फर्क है। इस हथेली को मैंने कल एक नाम दिया था, सामुद्रिक शास्त्र में तो नहीं दिया वो नाम, क्योंकि तब वो चीज कंप्यूटर थी नहीं। इसको मैंने और भारत जी ने सीपीयू लेके नाम दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूरे शरीर का, पूरे मन मस्तिष्क का, पूरे शरीर के अंगों का सब कुछ प्रोसेसिंग इसी में होता है। अगर छोटा है ये हथेली तो प्रोसेसिंग फास्ट है, रिजल्ट फास्ट है, उसकी रैम फास्ट है, कंप्यूटर की फास्ट है। अगर हम करें तो जो भी आप इसमें इनपुट दे रहे हैं, रिजल्ट तुरंत दे देते हैं। लिटमस टेस्ट आपने किया, नीला या कैसा रंग आया आपको तुरंत मिल गया। नेकेड तार में आपने टच कर दिया कहीं, एकदम करंट लग गया। न्यूट्रल में टच कर दिया तो कुछ करंट नहीं आया, वो करंट पास हो गया। तो ये इसका हमको सीपीयू का काम ऐसा है। छोटा अगर हथेली है तो प्रोसेसिंग फास्ट है। अब इसी लैंग्वेज को हम उंगली में करते हैं, फिर और थोड़ी बात करते हैं। उंगलियां अगर छोटी हैं, जैसे कल भी मैंने बताया था, तो उनका जो एग्जीक्यूशन है, या प्रोसेसिंग है या एग्जीक्यूशन है, इसको अगर सीपीयू हम कह रहे हैं तो ये जो उंगलियां है माउस है। माउस ने क्लिक कर दिया तो क्लिक करने से जो भी हमने वर्जन सेलेक्ट किया है, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट जो भी किया है वो हो जाता है। डिलीट किया तो डिलीट हो गया। कभी कभी वो, अब आज की डेट में प्रिकॉशनरी भी दे रहे हैं, यस आर यू श्योर टू डिलीट, यस कर दिया तो डिलीट हो गया, नो कर दिया तो वो पुराने वर्जन में, पुराने स्टेज में वापस आ जाता है। तो ये एग्जीक्यूशन है उंगलियां, और ये प्रोसेसिंग है। छोटी हथेली फास्ट प्रोसेसिंग, छोटी उंगलियां फास्ट एग्जीक्यूशन। बिल्कुल सिंपल सी भाषा, सिंपल सी बात। बड़ी हथेली बहुत बड़ी मशीन है ना, वो कभी कभी कहते हैं हम कि इसमें बहुत ज्यादा लोड है, ओवरलोडेड हो गया कंप्यूटर, मोबाइल ओवरलोड हो गया, इसको कुछ मेमोरी कम हो रही है, डिलीट करो, कुछ इसका मेमोरी ट्रांसफर करो। जब ट्रांसफर किया, डिलीट किया, तो रैम और स्टोरेज कुछ खाली हो जाता है, उसका लोड कुछ कम हो जाता है, फिर प्रोसेसिंग थोड़ी बढ़ जाती है। तो बड़ी का मतलब है कि उसका प्रोसेसिंग स्लो है, लेकिन डीप प्रोसेसिंग है, पूरा एनालिसिस है। जिस हम ब्लड या यूरिन कल्चर कराते हैं ना डॉक्टर, तो कल्चर की रिपोर्ट 48 घंटे, 56 घंटे, 72 घंटे में आती है, वो 1-2 घंटे में नहीं आती। और जैसे रैंडम ब्लड शुगर करते हैं, आपने पर करके लगाया उसमें मॉनिटर में, तुरंत से रिपोर्ट आ गई कि ब्लड शुगर अभी इतनी है ना, जब भी लगा तब आ जाती है। और कोई भी टेस्ट करते हैं तो ना, आपने थर्मामीटर लगाया, एकदम से टेम्परेचर आ गया 99.5 है, 100.5 है ना, और खाली पट्टी लगाते रहे, हाथ देखते रहे, नाड़ी देखते रहे। अब वैद्य जी नाड़ी देख लेते हैं, नाड़ी से 99 ये है, 99.5 है, या 100 हो गया है, एकदम नहीं पता चलता। पल्सेज भी गिनते हुए, हम भी पल्स गिनते हैं, देखते हैं, कभी कभी कुछ पल्स 70 है, 80 है, 73 है, 69 है, 81 हो गई है, कुछ काउंटिंग में कभी गड़बड़ रह जाती है। बाहर जाते हुए आप पता नहीं प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते हैं, मैंने कई बार आजमाया है। कुछ दिमाग में ऐसी रिसर्च ओरिएंटेशन था एक बार कि इस पर्टिकुलर जगह से वहां तक की डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए, और मैंने स्टेप नापे,
वो एग्जैक्ट 2-3 स्टेप का फर्क आया, 3 किलोमीटर में आपको 2-3 स्टेप का डिफरेंस आ रहा हो, तो उसका मतलब आपने स्टेप कहीं थोड़ा स्लो या थोड़ा फास्ट रख दिए, मीन्स एक्यूरेसी लेवल आपने सही नापा। यही काम चाहे आप ज्योतिष का भी कर रहे हो या पामिस्ट्री का भी हम करेंगे, यही लेवल है। एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि वहां तक हम पहुंचना चाहिए, तब मेरे को सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने ये बात जो नापने की थी सही तरह से समझी, इसके फलों को समझाया और मैं समझाने में आपको कामयाब रहा, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। अब जब लंबे उंगलियां हैं, लंबी हथेली है, तो प्रोसेसिंग भी फास्ट, एग्जीक्यूशन भी फास्ट। अब जब लंबी है तो स्लो, दोनों चीज। स्लो होगा तो क्या होगा, स्लो होने में उसका कैरेक्टर, बिहेवियर, आप कह रहे हो जी बाहर बारिश आ गई, कोई बात नहीं, चलते हैं भैया, बारिश ने कपड़े भिगा दिए, चलो फिर सूख जाएंगे। ट्रेन छूट गई, लास्ट स्टेप आपने लिखा, अब छूट गई तो मैं क्या करूं जी, मैं तो आया था, अब ट्रेन रुकी नहीं। वही स्लो वाला हाल है। अब फास्ट वाला होगा तो फास्ट वाला क्या करते हैं, फास्ट वाले तो भैया मारी दो कूद, मारी दो स्टेप कूदे, आगे पकड़ लिया ट्रेन। अब फास्ट और स्लो के दोनों फायदे नुकसान है। क्या नुकसान है, फास्ट वाला जंप किया, आगे कहीं फ्रैक्चर हो गया, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज छूट गई, गिर ही गया ट्रेन से, फिसल ही गया, चोट लग गई। और स्लो वाला बार बार ट्रेन या बस या छूटने की पोजीशन है, आप रेड लाइट हुई, आप येलो हुई, आपने निकले नहीं, साथ में से बगल से पीछे से किसी ने आपके हिट कर दिया, आप जो स्लो चल रहे हैं, डैम स्लो चल रहे हैं। तो ये दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है, दोनों के फल अलग अलग हैं। ये व्यावसायिक दृष्टि में भी, पर्सनल दृष्टि में भी हमको ऐसी ही आती है, आध्यात्मिक दृष्टि में भी, कमाने में भी, खर्च करने में भी, हर चीज में ऐसे ही फल मिलते हैं, ऐसे उनकी टेंडेंसी रहती है। सामान्य वाले ना राई घटे ना तिल बढ़े, उनकी पोजीशन जैसे हो वैसे ही रहते हैं, ये फर्क है। अब बात है अंगूठे की छोटा बड़ा होने की। मेजरमेंट के समय मैंने कहा था कि अंगूठे को, थंब को हथेली का राजा भी कहा है, किंग ऑफ पाम भी कहा है। क्यों, इसका कंट्रोल बहुत है। जब हम पेन से लिखते हैं ना, साइन करते हैं, तो अंगूठा अगर नहीं है तो पकड़ने में पेन को, कलम को, पेंसिल को दिक्कत होती है। वो दुर्भाग्यशाली ही हैं जिसके अंगूठा नहीं है, उनको देखने में बड़ी दिक्कत होती है, लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। और शर्ट के बटन हम कैसे लगाएं, बड़ी मुश्किल से लगा पाते हैं अगर अंगूठा नहीं है। और अंगूठा चाहे जन्मजात न हो या बाद में कभी एक्सीडेंट से हो जाए तो दुर्भाग्य की ही निशानी है। ये तो अंगूठे की बात थी। छोटे बड़े के रिजल्ट की बात करते हैं। अगर बड़ा कंट्रोल, बड़ा अंगूठा हो तो जातक में कंट्रोलिंग पावर अधिक होती है। कंट्रोल सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल। कोई कितना ही इरिटेट करे, कितना ही गुस्सा दिलाए, वो कंट्रोल नहीं होता। अपना टेम्पर को लूज नहीं करता, टेम्परामेंट कंट्रोल रहता है। किसी काम में जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन दूसरे पर नियंत्रण रखता है। जो काम करवाना है उसको डंके की चोट पर ठोक बजा के ही काम करवा ही लेगा। ये अंगूठे के लक्षण है। अब साथ ही साथ में इन अंगूठे और उंगलियों के बारे में कुछ और बातें कह देता हूं। अंगूठे से शुरू करें, जो राजा तो है। यदि अंगूठा मोटा हो, हेल्दी हो, लंबा हो, तो उसमें कंट्रोलिंग पावर है, ये तो हमने बात कर ली। और यदि अंगूठा छोटा हो तो छोटे के बाद तो अपोजिट हो गया ना, कंट्रोल नहीं होगा, अपना भी आपा खो देगा इंसान। और पतला हो, दुबला हो, कमजोर हो तो शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति दोनों ही कम होते हैं, जल्दी घबराहट हो जाती, जल्दी डर जाने वाले। अब एक और बात अंगूठे की हम कहते हैं कि अंगूठा यदि स्टबन हो, कल भी मैंने बात की थी, बिल्कुल सीधा हो, वो बात दूसरे की नहीं सुनते, अपनी बात पहली रखनी, अपनी चौधराहट रखनी, अपनी बात को ही ऊपर करके रखना। आप कितना ही बोलिए, कितना ही कहिए, वो नहीं सुनते। आप लोग बड़े सज्जनता से सुन रहे हैं बात को, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, चाहे वो जूम मीटिंग ही हो, पामिस्ट्री की हो, वास्तु में मैंने पढ़ाया बीच में, कभी कभी एस्ट्रोलॉजी के भी पढ़ाता हूँ,
या कंसल्टेंसी करते हैं, वो कहते हैं जी हमको तो ये चाहिए, हमको तो ये बता दो। भैया सिस्टमेटिक पूरी बात कर लेते तो नहीं, वो फिर एंग्जाइटी होती है। मैं समझता हूँ, मैंने कई बार कहा भैया अपना हाथ दिखाओ, अंगूठा मिलाओ हाथ है, हाँ बात समझ में आ रही, तो उनसे मैं क्यों बहस करूं, बात समझ में आती है। तो फिर मैं उनको जैसा मौका हो, जैसा मूड हो, जैसा समय हो, वैसे डील कर लेता हूँ। छोड़ना है छोड़ देता हूँ, त्यागना है त्याग देता हूँ। अगर समझ में फिर भी आता है उस समय के हिसाब से, ग्रह गोचर के हिसाब से कि इनसे डील कर लेना चाहिए, इनको समझा देना चाहिए, इनका कल्याण हो जाए, ऐसी तमन्ना हो, तो फिर कर देता हूँ। अदरवाइज कभी कभी इरिटेट ज्यादा होते हुए छोड़ देता हूँ, भैया अब नहीं करना, छोड़िए। तो मीन्स हमारे को छोटे का क्या है, वो कहीं न कहीं उसके कैरेक्टर में, बिहेवियर में, भाग्य में, नेम में, फेम में, कंट्रोल में, विद्या बुद्धि संतान हर चीज में कमी देने वाले होते हैं, सफलता भी कम होती है। और बड़े अंगूठे वाले, लंबे मजबूत अंगूठे वाले, वो सारी चीजों को ग्रैब कर लेते हैं, कहते नहीं, वो हिटलर की जैसी भी टेंडेंसी हो सकती है, बहुत अधिक बड़ा होगा। कि हिटलर के लिए जब कहा गया कि तुम्हारे तो भाग्य रेखा नहीं है, तब उन्होंने क्या कहा, ब्लेड लेके लाइन खींच दी, कहते अब देखिए भाग्य रेखा है। उसका मतलब क्या है, उन्होंने अनादर नहीं किया समुद्र ऋषि का, समुद्र ज्ञान का या भाग्य रेखा का। उन्होंने कहा कर्म करूंगा, लाइन खींच ली ना, तो इसका उन्होंने कर्म कर दिया, कर्मठता उनमें थी और कर्म किया, तो वो हिटलर बने, आगे इसलिए सक्सेस हुए। कर्म उन्होंने जैसे भी किए, अन्याय उन्होंने जो भी किया, लेकिन अपना काम में वो माहिर थे, स्ट्रॉन्ग थे, विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए अंगूठा मजबूत है, बड़ा है तो विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है, छोटा है तो जल्दी घबराने वाले, विल पावर भी वीक होती है, ऐसी टेंडेंसी होती है। अब उंगलियों की हमने बात की, उंगलियां हमको क्या बताते हैं। सबसे पहले हम उंगलियों के नाम जान लेते हैं। जो अंगूठे के साथ जो पहली उंगली है, इसका नाम तर्जनी उंगली है। तर्जनी उंगली को ही गुरु या जुपिटर की उंगली भी कहा जाता है। दूसरी उंगली जो बीच की उंगली है, जो जिसके बारे में मैंने बताया कि सामान्यतया अधिकांशतः यही उंगली लंबी होती है और उंगलियों से, इसको मध्यमा नाम दिया गया है या मिडिल फिंगर इसका नाम है, और इसका नाम शनि की उंगली भी है। और तीसरी उंगली जो शनि की उंगली के बाद की उंगली आती है, इसका नाम है रिंग फिंगर, अनामिका उंगली या सूर्य की उंगली भी इसको बताया गया। और जो सबसे छोटी उंगली, आखिरी उंगली है, इसको कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर या बुध की उंगली नाम दिया है। गुरु की उंगली, शनि की उंगली, सूर्य की उंगली और बुध की उंगली। दूसरी बात कहूं, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका या रिंग फिंगर, ये है हमारी जो अनामिका है। रिंग फिंगर क्यों, आपने देखा होगा अक्सर ज्यादातर सामान्यतया इसी उंगली में ही अंगूठी धारण की जाती है। विशेषता विवाह के लिए अगर हम बात करते हैं, और किसी उपाय के रूप में आपको विद्वानों ने कुछ बताया अलग है, नहीं तो विवाह के समय रिंग का, मुद्रिका का, अंगूठी का पहनने का रिवाज पहले तभी था, इसी फिंगर में, रिंग फिंगर में ही, इस अनामिका में ही, सूर्य की उंगली में ही धारण किया जाता है। अब इनके थोड़े से नाम तो हमने जान लिए, ये दोनों हाथों में हैं, दोनों हाथों में वही नाम है और वही फल हैं, चाहे हथेली के हों, चाहे उंगलियों के हों या अंगूठों के हों, दोनों अंगूठों के हों, तो फल वही है। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि दोनों हाथ, दोनों हथेली और दोनों हाथ, हथेलियों की उंगलियां तथा अंगूठे सामान्यतया, फिर वर्ड यूज कर रहा हूं, जनरली या अधिकांशतः लगभग बराबर होते हैं। मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, सामान्यतया भी, लगभग भी, कि एक्सेप्शनली कभी कुछ फर्क भी होता है। उंगलियों में भी फर्क होता है, अंगूठे में भी फर्क होता है, हथेली में भी फर्क होता है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, बहुत विचित्र सी बात, एक महाशय के दोनों हाथों के अंगूठे नहीं है, अंगूठे है ही नहीं, बर्थ से ही नहीं है। एक महाशय के दो दो अंगूठे हैं एक हाथ में और दूसरे में कोई अंगूठा नहीं है। एक मुझे हाथ देखने को मिला कि 6-6 उंगलियां दोनों में हैं और अंगूठे दो दो ही, एक एक ही हैं। तो उंगली का अधिक होना, कम होना, अंगूठे का अधिक होना, कम होना या न होना,
दोनों ही केस में चाहे उंगली हो या अंगूठे हो, अधिक होना भी अच्छा नहीं और क्षय होना या न होना भी अच्छा नहीं। क्षय होना, बात हुई कि तिथि की बात थी। आज मॉर्निंग में सिमी जी से बात हो रही थी 20 अगस्त की, तो मैं तिथि उस दिन देख रहा था, दिन क्या है, बुधवार का दिन है, तिथि क्षय है। मैंने उनसे कहा तो नहीं है, आप सिमी जी अन्यथा ना लें, वो कॉन्फ्रेंस है। मुहूर्त जब हम बात करते हैं, कल का अगर आप मेरा टीवी फेसबुक में देखेंगे रिकॉर्डिंग, मैंने मुहूर्त के बारे में कुछ बात की है। विशेषतः जो 5 अगस्त को भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, शिलादान का कार्य होना है, उसमें कुछ लोगों ने, विद्वानों ने अपने अपने विचार लिखे हैं। मुझे वो विचार बहुत अच्छे कईयों के नहीं लगे, तो उसी में कुछ बात की। तो वही बात हम यहाँ भी बात कर रहे हैं। जब हम मुहूर्त की बात कर रहे थे कि किस मुहूर्त में हमने काम लिया, तिथि क्षय है, तो क्षय तिथि में कुछ काम करना अच्छा नहीं है। इसी तरह शरीर का कोई अंग क्षय हो, हम तो इसकी बचाई कर रहे हैं, उंगली और अंगूठे की बात, या शरीर का कोई भी अंग क्षय हो, वो भी अशुभता का लक्षण है। पर ब्रह्मा जी ने बना दिया, क्या करें, वो क्षय, उसकी कमी चाहे जन्मजात हो या हमारे जन्म के बाद किसी भी घटना दुर्घटना की वजह से हो गई हो, दोनों ही केस में वो एक नेगेटिव ही है, दुर्भाग्य की ही निशानी है। इसलिए अधिक होना भी अच्छा नहीं, कम होना भी अच्छा नहीं। अब यदि अधिक है, उंगलियां अधिक हैं, कोई भी 4 उंगलियां हैं, हम अगर सामान्य रूप से मान लें, बिजनेस की भाषा में मान लें कि 100 रुपए हैं, 100 रुपए चारों को 100 4 हिस्से बटने हैं, 25-25 रुपए बट गए। अब अगर ये 3 ही उंगलियां हैं, एक उंगली कम है, तब क्या हुआ, 33.33 रुपए ही बटे, 33 रुपए 33 पैसे बटे, वो 1 पैसे का फिर कहीं गड़बड़ रह गया, 1 पैसे का फिर हिस्सा 3 हिस्से कीजिए, फिर 3 हिस्से करेंगे, फिर उसमें 0.1 कुछ बच जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। होना तो 25 चाहिए था, मिल 33.33 रह रहा है, और फिर उसमें कुछ बच जा रहा है। तो कहीं नहीं गफला हो रहा है, गड़बड़ हो रही, बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है। और यदि 4 उंगलियों के बदले 5 उंगलियां हो जाए, तब वो 4 के हिस्से 5 में बट गए, फिर कम हो गया। वो तो कहां 25 मिलने थे, कहां 20-20 मिल गए। मिलना भी अधिक मिलना भी अच्छा नहीं, कम मिलना भी अच्छा नहीं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। कहा है कि कनक भी अच्छी नहीं, कनक गेहूं भी अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा सोना भी बहुत अच्छा नहीं, इससे मादकता आती है, और उसी से हम अल्टीमेटली कहीं न कहीं नेगेटिविटी हमारे कैरेक्टर में, बिहेवियर में, भाग्य में आ जाती है। इसलिए ना तो किसी उंगली का अधिक होना अच्छा, ना कम होना अच्छा। क्योंकि आपको एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए के एग्जाम्पल से किया, तो जो जिसका कार्य है वो कार्य रह जाएगा, जिसका जो सोर्स है वो सोर्स में कमी हो जाएगी। और जब अल्टीमेट दूसरी बात करें, अगर अधिक मिल गया तो एक को बर्डन बढ़ जाएगा। एक ने एक काम करना था, उसको एक और मिल गया, सवाया मिल गया, तो सवा काम कैसे करेगा भाई? उसको सवाया काम करने के लिए कुछ और बर्डन करना पड़ेगा, कुछ और परिश्रम करना पड़ेगा। अधिक परिश्रम करेंगे तो वो थकेगा या थकेगी, उस पर लोड तो बढ़ गया। ठीक है ना? तो इसलिए ना अधिक होना अच्छा, ना कम होना अच्छा। ये तो उंगलियों की बात थी। अब यही बात अंगूठे की है। अंगूठा राजा है, यदि नहीं है तो उसमें जातक जातिका में कोई कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। नंबर 1 बात नेगेटिव हो गई। और यदि नहीं है, जब कंट्रोल ही नहीं है, फिर क्या करेंगे भाई? एक ने इधर धक्का दिया, दूसरे ने उधर धक्का दिया, हवा के झोंके में वो इधर उधर बिखरता ही रहा। ना वो विद्या पूरी कर पाया, ना वो धर्म पूरा कर पाया, ना वो कर्म पूरा कर पाया, बेचारे धक्के खाते ही रहा। उसका क्या था? भाग्य की कमी थी बेचारे में। नहीं होना भाग्य की कमी, अंगूठा ना होना भाग्य की कमी है, दुर्भाग्य की निशानी है। तो ना होना भी अच्छा नहीं। और यदि 2 अंगूठे हो जाएं, साइज कुछ भी हो उनका, तो फिर हिस्सा बट गया, फिर कंट्रोल बन गया, नियंत्रण बच गया, भाग्य कम बट गया। तो दोनों ही केस में नेगेटिव ही है। उंगलियां भी ना हो तब भी नेगेटिव है, अधिक हो तब भी नेगेटिव है। यही हाल, यही बात अंगूठे के लिए भी है। और
कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है कि किसी जातक के एक ही हाथ है, पूरा ऊपर से ही एक ही हाथ है, या कहीं कोहनी से है, या कहीं से कट गया, जन्मजात ही नहीं है, या बाद में कभी ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई घटना दुर्घटना हो गई, वह भी दुर्भाग्य की ही निशानी है, न होना भी दुर्भाग्य की निशानी है। और जैसे कल मैंने बात कहा था, वो तो बात हम डिटेल बात करेंगे कि कौन सा हाथ देखें, और जब एक ही हाथ है या हाथ है ही नहीं, तो हमारे पास चॉइस क्या है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नहीं है फिर, है ना। तो ऑप्शन नहीं है तो फिर जो है उसी में संतोष करो, उसी से काम चलाओ, वो काम चलाने वाला काम है। वास्तव में रियलिटी में तो डेफिशिएंसी है। तो ये तो बात हमारी होने या ना होने से थी। अब हम पहली उंगली की बात करते हैं, इसके फल क्या हैं, इससे सामुद्रिक शास्त्र में हम क्या जानते हैं। पहली उंगली क्या नाम था? तर्जनी, गुरु की उंगली। ठीक है, तो गुरु की उंगली तर्जनी, इसको हम सामुद्रिक शास्त्र की भाषा में, इंग्लिश का अगर आप लेंगे, रिंग ऑफ सोलोमोन भी कहा गया। तो ये इस उंगली से, जैसे गुरु के बारे में आप जानते हैं, गुरु विद्या बुद्धि संतान के कारक हैं, तो यह उंगली यदि लंबी है, मजबूत है, सीधी है, तो जातक को विद्या की भी प्राप्ति होती है, बुद्धि की भी प्राप्ति होती है, और समस्त प्रकार के धन की भी प्राप्ति होती है। ज्योतिष में अगर आप देखते हैं, गुरु जिस भी भाव में हैं, वो बात अलग है कि उस भाव को फॉलो करते हैं, लेकिन उस भाव से संबंधित वो धन अवश्य देते हैं। अब धन पंचम भाव का है तो संतान का धन देंगे, विद्या बुद्धि का धन देंगे। द्वादश भाव का में गुरु हैं तो द्वादश भाव संबंधित भोग, उपभोग, विदेश, बाहर व्यापार का धन देंगे। अष्टम भाव में है, अष्टम भाव के धन देंगे। चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव के धन देंगे। और साथ ही गुरु का एक प्रभाव और भी ज्योतिष में है कि जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है, 5, 7, 9 पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर, ये तो हम सब जानते हैं कि गुरु की दृष्टियां अत्यंत शुभकारी हैं। कैसे ही फल देने वाले गुरु हों, दृष्टियां उनकी शुभ ही हैं, क्योंकि अष्टमेश द्वादशेश भी गुरु हो सकते हैं, अकारक भी हो सकते हैं। उसके बावजूद भी, मारक मार्केश होने के बावजूद भी गुरु की दृष्टियों से शुभ फल देने वाले ही हैं, कहीं न कहीं भला देने वाले, क्योंकि ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह, उच्च शिखर को प्राप्त देव गुरु जो है, जो राजा में भी जिसका स्थान ऊंचा है, देवताओं में भी जिसका स्थान ऊंचा है, वो देव गुरु हैं। उनका जो आशीर्वाद स्वरूप जो दृष्टियां हैं, शुभ ही हैं। तो ऐसे यदि सेशन भी खत्म होने वाला है, हाँ, तो इसको ऐड कर लेंगे इसके बाद थोड़ा सा। जी जी जी, इसके बाद ऐड कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, जब बंद होगा तो कंटिन्यू करेंगे फिर जी। तो तब गुरु की उंगली है तो इससे विद्या बुद्धि संतान का पता चलता है, इससे मान सम्मान का पता चलता है, इससे उसकी समृद्धि का पता चलता है, उसका सुख का पता चलता है, इससे उसका कल्याण का पता चलता है। ये गुरु की उंगली से हमको पता चलता है। अब दूसरी उंगली की बात करते हैं, ये मध्यमा जो है, शनि की उंगली। शनि को ज्योतिष में शोककारी कहा है, लेकिन जो वास्तुशास्त्र, सॉरी, ये सामुद्रिक शास्त्र है, पामिस्ट्री है, इसमें शनि का इंपॉर्टेंट बहुत है। शनि भाग्य के स्थान है, शनि